Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is human system. Last video में हमने पढ़ लिया था बकल कैविटी क्या होता है और टीथ के टाइप्स पढ़े थे हमने, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेरिंग्स क्या होता है, हम आगे फर्दर के पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फेरिंग्स की तरफ। फेरिंग्स क्या होता है? इट इज़ द कॉमन पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पार्ट है, ठीक है। थ्रू फेरिंग्स फूड मूव्स टू इसोफोगस एंड एयर मूव्स टू ट्रेकिया। मतलब फेरिंग्स के थ्रू ही फूड आगे जा पाता है, किसमें? इधर की तरफ हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ फूड आएगा तो ये जो फेरिंग्स है ये फूड को इसोफोगस में आगे की तरफ ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो जो फूड का मूवमेंट होता है आगे की तरफ वो किसकी वजह से होता है? फेरिंग्स की वजह से होता है। तो जो फूड है वो तो इसोफोगस में चला जाता है, लेकिन जो एयर होती है वो ट्रैकिया में चली जाती है। ट्रैकिया यानी कि एक तरह से विंड पाइप होती है, ठीक है। इस तरह से टू पाइप होती है, एक होती है इसोफोगस और एक होती है ट्रैकिया वाली पाइप, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। तो फूड तो इसोफोगस वाली पाइप में चला जाता है और जो विंड है वो ट्रैकिया वाली में चली जाती है। तो इसका काम कौन करता है? इसको इंश्योर करने का काम कौन करता है? फेरिंग्स। कि फूड है वो इसोफोगस में ही जाए और जो एयर है वो ट्रैकिया में जाए, इसको इंश्योर करने का काम फेरिंग्स करता है। अभी ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसोफोगस में कि विंड जो है वो ट्रैकिया में क्यों जाती है, और मतलब जो फूड है वो इसोफोगस में क्यों जाता है, ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको फेरिंग्स का काम पता होना चाहिए। फेरिंग्स क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि फूड इसोफोगस में जाए और जो विंड है, एयर है, वो किस में जाए? ट्रैकिया में जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है इसोफोगस। उससे पहले जो फेरिंग्स है ना, इसके स्ट्रक्चर के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? नेसोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिक्स, ओरोफेरिंग्स, ठीक है। जो नेसोफेरिंग्स है ना, ये जो हमारा नोज वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये ओरोफेरिंग्स है, ये माउथ वाला पार्ट, ठीक है। लेरिंगोफेरिंग्स, ये जो वोक्यूल्स है हमारे ये वाले, ये यहाँ तक कनेक्ट रहता है और यहाँ से इसको इसोफोगस से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे थे फेरिंग्स के पार्ट। अब हम आगे देखते हैं इसोफोगस के बारे में। इसोफोगस क्या होता है? इट इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब। एक ट्यूब तरह की होती है, ये आपको ट्यूब दिख रही होगी, ठीक है। ये ट्यूब होती है जिसको हम इसोफोगस बोलते हैं और ये कितने मीटर लॉन्ग होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये फूड को जो भी हमने फूड लिया माउथ से कहाँ गया? फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से इसोफोगस में आया। तो इसोफोगस में जो फूड आता है वो फूड को स्टमक में पहुंचाने का काम कौन करता है? इसोफोगस से स्टमक में लाने का काम कौन करता है? ये इसोफोगस ही करती है, ठीक है। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू ब्रिंग द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। माउथ से जो फूड था वो स्टमक में लाने का काम इसोफोगस करता है, ठीक है। इसके बाद ये जो इसोफोगस है ना, इसके साइड में ना ये पूरी क्या है? एक एलिमेंट्री कैनाल है। क्या है? एक एलिमेंट्री कैनाल है। जो भी पाथ फॉलो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन के लिए जो भी पाथ फॉलो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो कोई भी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, उसके साइड में एक मसल्स प्रेजेंट रहती है। उसकी लाइनिंग में, एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग पे मसल्स प्रेजेंट रहती है। ये मसल्स क्या करती है? कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो फूड है वो इजीली आगे की तरफ मूव करता रहता है। तो इस इजीली आगे की तरफ मूव करने को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अब ये इसोफोगस है, ये भी एक किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। और इसकी वॉल्स पे भी क्या होगी? लाइनिंग होगी। और वो लाइनिंग किसकी है? मसल्स है। वो लाइनिंग क्या है? मसल्स है। तो वो मसल्स कंटिन्यूसली क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी, फिर रिलैक्सेशन करेगी, फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगी, फिर रिलैक्सेशन करेगी, जिसकी वजह से जो भी हमारा यहाँ फूड था वो आगे की तरफ इजीली मूव कर पाएगा और स्टमक में जाके पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये जो
मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं कि जितने भी पार्ट फॉलो होता है एलिमेंट्री कैनाल में वो किस तरह से फूड का डाइजेशन करता है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसको हम अलग से कवर करेंगे, अलग टॉपिक में कवर करेंगे, होते इसी में ही है। मतलब एक तो इसोफेगस में ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, एक स्टमक में रहती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन्स में और लार्ज इंटेस्टाइन्स में भी प्रेजेंट रहती है। तो इस तरह से ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है। तो उन ग्लैंड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ग्लैंड्स क्या काम करती है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि इसोफेगस होता है, इसके अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, जो कि किसको एक्सक्रीट करती है? म्यूकस को एक्सक्रीट करती है। और ये म्यूकस क्या करता है? फूड को स्टिकी बनाता है। फूड को स्टिकी बनाने का मतलब जब हम हमारे माउथ में फूड लेते हैं तो जो टंग है उसका क्या करती है? मैस्टिफिकेशन करती है, यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने का काम कौन करती है? टंग करती है। और मैस्टिफिकेशन का मतलब ब्रेक डाउन भी होता है, मतलब जो हमारा फूड हमने इनटेक किया उसको ब्रेक डाउन का काम भी कौन करते हैं? हमारे टीथ करते हैं, ठीक है। तो वो ब्रेक हो गया, जो भी फूड था वो ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस में ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो फूड को स्टिकी बना देती है, यानी जो भी ब्रेक डाउन वाला फूड है उसको एक बॉल बना देगी, वेट पूरी तरीके से वेट हो जाएगा। वेट होने की वजह से उसकी एक बॉल बन जाएगी। अब वो बॉल बन गई तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को शो करेंगे तो ये जो बॉल है ये इजीली स्टमक में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या काम करती है? इसमें इसोफेगस में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है किसका काम करती है? फूड को स्टिकी बनाती है और हेल्प इन इजी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है उसमें भी हेल्प करती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी कि इजी मूवमेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बात बताई कि जो फूड है वो इसोफेगस में जाता है और जो एयर है वो किस में जाती है? ट्रैकिया में जाती है। तो फूड हमारा ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता? तो यहाँ देखो ये क्या है? ये वाली जो ट्यूब है ये इसोफेगस की है और ये वाली क्या है? ट्रैकिया की है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं? ग्लोटिस बोल रहे हैं। और इसके इधर वाली स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं? गलेट बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है ना इसके ऊपर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस क्यों बोला? क्योंकि ये ग्लोटिस के ऊपर सिचुएटेड है। यही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि इट इज सिचुएटेड ऑन द ट्रैकिया। अब ये जो एपिग्लोटिस होती है ना ये फूड को अंदर आने से रोकती है। ये क्या करती है? इसका काम क्या है एपिग्लोटिस का? फूड को अंदर आने से रोकती है। कैसे रोकती है? जब भी हम फूड को स्वेलोइंग करते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने की वजह से ये बंद हो जाता है। अब जब फूड इसके अंदर तो जा नहीं सकता, तो फूड इसके अंदर नहीं जाएगा, तब वो किसके अंदर जाएगा? इसोफेगस के अंदर जाएगा। तो एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रैकिया एंड विंड पाइप। इसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। फूड इसके अंदर नहीं जाता, किसमें जाता है? इसोफेगस में जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जब भी हम फूड को स्वेलोइंग करते हैं तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, एपिग्लोटिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है और फूड एंटर करना नहीं कर पाता। अब देखो ये मैंने आपको बात बताई थी कि ये जो माउथ है हमारा डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और ये डायफ्राम था, डायफ्राम के नीचे वाले पार्ट में हमारा डाइजेशन जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो और यहाँ ये जो डायफ्राम से ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ क्या प्रेजेंट रहते हैं? हमारे हार्ट और लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो माउथ वाला पार्ट है और ये जो रिमेनिंग डाइजेस्टिव पार्ट है इसको जोड़ने का काम कौन करता है? ये इसोफेगस करता है। तो इसोफेगस एक कनेक्टिंग लाइन हो गई। तो ये जो डायफ्राम है ना इसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अबडोमिनल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबडोमिनल रीजन बोलते हैं। और डायफ्राम के जो ऊपर वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? थोरैक रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नीचे वाले रीजन को अबडोमिनल, ऊपर वाले रीजन को थोरैक रीजन, ठीक है। और अबडोमिनल रीजन को माउथ से जोड़ने का काम कौन करता है? इसोफेगस करता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होते हैं, एपिग्लोटिस क्या होता है, ठीक है। देखिए अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक कैसा दिखता है? इट इज जे शेप फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन। जे शेप में होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपना साइज कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है। जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारा जो स्टमक है वो थोड़ा सा फूल जाता है,
तो हम बोलते हैं कि यस हमारा जो स्टमक है अब फुल है। जब हमें भूख लगती है तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है, इसका मतलब हमें पता चल जाता है कि अब हमारा जो स्टमक है वो खाली है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली अपने शेप को चेंज करता रहता है, इसलिए यहाँ हम फ्लेक्सिबल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन विच कैन होल्ड अराउंड 3 लीटर ऑफ फूड, मतलब इसके अंदर ये अपने अंदर 3 लीटर फूड को होल्ड कर सकता है। कितने लीटर? 3 लीटर फूड को होल्ड कर सकता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? ये हमारा डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम के जस्ट नीचे और अपर लेफ्ट साइड में, जस्ट नीचे और अपर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। इसोफोगस के भी जस्ट नीचे है। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन इसोफोगस एंड डुडेनम एट अपर लेफ्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब ये डुडेनम क्या होता है ये अभी बताएंगे हम। अपर लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट अपर राइट साइड में होता है ये। ठीक है, अप लेफ्ट साइड में एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे। और एब्डोमिनल कैविटी कौन सी है? ये पूरी एब्डोमिनल कैविटी है, इसके जस्ट अपर राइट में, अपर राइट मतलब सबसे ऊपर वाले अपर लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है। अब हम बात करें स्टमक की, तो इसके अंदर भी 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? कार्डियक पोर्शन, फंडस पोर्शन एंड पाइलोरस पोर्शन। ठीक है, कार्डियक पोर्शन कौन सा होता है? ये हमारी यहाँ से इसोफोगस वाली लाइन है। ठीक है, तो इसोफोगस के जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक पोर्शन। और ये पाइलोरस पोर्शन क्या होता है? यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देखो, इधर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये जो स्टमक होता है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है, उसको उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं? पाइलोरस पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आता है फंडस पोर्शन। फंडस पोर्शन ये जो खाली वाला पोर्शन है ना, इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं? फंडस पोर्शन। ये हमारे पोर्शन कंप्लीट हो गए। इसके अलावा जो स्टमक है उसके अंदर स्पिंटर प्रेजेंट रहते हैं, स्पिंचर प्रेजेंट रहते हैं। अब ये स्पिंचर क्या होते हैं? स्पिंचर या स्पिंटर क्या होते हैं? ये मान लो कि आपका फूड आ गया स्टमक में, अब क्या ये फूड वापस इसोफोगस में जाएगा या फूड वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में जाएगा? तो ये बैक फ्लो ना हो, फूड का बैक फ्लो ना हो, उसको रोकने के लिए स्पिंचर यूज़ किए जाते हैं। स्पिंचर बोले या स्पिंटर बोले एक ही बात। ठीक है, तो उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्पिंटर यूज़ करते हैं। अब ये स्पिंटर मान लो यहाँ आपका फूड आ गया। ठीक है, 2 स्पिंटर होते हैं आपके स्टमक में, एक इधर की तरफ होता है और एक इधर की तरफ होता है। तो ये वाला जो स्पिंटर है ये क्या काम करता है? फूड अगर आपका यहाँ आ गया तो ये इंश्योर करता है कि फूड आपका वापस इसोफोगस में नहीं जाए, क्योंकि यहाँ से कौन क्या कनेक्ट है? इसोफोगस कनेक्ट है। तो ये इंश्योर करता है ये वाला स्पिंटर कि आपका फूड वापस इसोफोगस में बैक फ्लो ना कर जाए। तो उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ क्या लगाया जाता है? स्पिंटर लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ मान लो आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस ये अब स्टमक में ना चला जाए, या मान लो पाइलोरस पोर्शन में आ गया, पाइलोरस पोर्शन से वापस फंडस पोर्शन में ना चला जाए, उसके बैक फ्लो को रोकने के लिए भी यहाँ एक स्पिंटर लगाया जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए कि ये एक स्पिंटर यहाँ प्रेजेंट है, कौन सी वाली साइड में है? कार्डियक पोर्शन की तरफ प्रेजेंट है। तो इस वाले स्पिंटर का नाम क्या हो जाएगा? कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर ये क्या करता है? इसको हम लोअर ओसियोफोगस स्पिंटर भी बोलते हैं। लोअर इसोफोगस स्पिंटर क्यों बोला? क्योंकि यहाँ से इसोफोगस कनेक्ट है और इसोफोगस के बिल्कुल नीचे वाली साइड में एक स्पिंटर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको लोअर इसोफोगस स्पिंटर भी बोलते हैं। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू इसोफोगस, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट आता है एक स्पिंटर हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट था, और वो कौन से वाले पोर्शन में कनेक्ट था? पाइलोरस पोर्शन में कनेक्ट था। तो इस वाले स्पिंटर का नाम क्या हो जाएगा? पाइलोरस स्पिंटर।
पायरोलस स्पिंटर, ठीक है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी फूड गया उसका बैकफ्लो ना हो, उसको ये रोकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि मान लो आपका फूड मैंने आपको बताया कि 3 लीटर फूड को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये मान लो आपका पूरा स्टमक फुल है, अब 3 लीटर फूड इसके अंदर पूरा का पूरा फिल है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा एक साथ ही नीचे आ जाए। जब एक साथ नीचे आ जाएगा तो ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है, तो ये पूरा का पूरा फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इसको ब्लॉकेज को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक स्पिंटर लगा होता है जो क्या करता है, धीरे धीरे फूड को भेजता है। मतलब मान लो पहले इतना सा फूड गया, फिर यहाँ से स्पिंटर से पास होके यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो गया और फिर ये वापस से बंद हो जाता है, ठीक है। फिर जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा नीचे जाके, फिर ये फिर से खुलेगा और यहाँ से फिर थोड़ा सा फूड और आएगा, ठीक है। इस तरह से फूड आगे जाता रहता है। और उसका काम कौन करता है, ये पायरोलिक स्पिंटर। इसका मेन फंक्शन यही है कि ये कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, कि ये फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब धीरे धीरे फूड को आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, एकदम इकट्ठा नहीं पहुंचा देगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे फूड पे, हमने फूड कैसा खाया है। अगर हमने हैवी फूड खाया है तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। अगर हमने फूड हल्का खाया तो वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ईजिली। और अगर हमने कम खाया है तो भी ये पूरा का पूरा एक साथ निकल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फूड अगर हमने खा लिया है तो ये धीरे धीरे करके आगे जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये आपका था स्टमक के बारे में, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताया, 3 पोर्शन होते हैं, फंडस, पायरोलस एंड कार्डियक पोर्शन। और उसकी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। और इसके अलावा इसमें 2 स्पिंटर प्रेजेंट रहते हैं, एक होता है कार्डियक स्पिंटर जो कि इसोफोगस के पास होता है, और एक होता है पायरोलस स्पिंटर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ होता है। इनका फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्यों बोला हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो किस में होता है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। देखो डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ हो गया था, माउथ में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूरा डाइजेशन नहीं हुआ था। और फिर जो थोड़ा हुआ बचा हुआ डाइजेशन था वो स्टमक में हुआ, फिर स्टमक से किस में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। अब स्टमक में भी थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ था और जो बचा हुआ डाइजेशन है वो किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम डाइजेशन होता है। और फिर उसके बाद जो भी वेस्ट वगैरह रह गया या वाटर वगैरह रह गया, जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो किस में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। और जो भी वेस्ट है वो एनस के थ्रू निकल जाता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन हमारा किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बोलते हैं किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। अब देखो कि इट इज स्मॉल इन डायमीटर। आपको लगता होगा कि इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला है और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला है। तो जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला है कि ये लेंथ इसकी बड़ी होती है इसलिए इसको लार्ज बोला है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इनको लेंथ के बेस पे लार्ज नहीं बोला गया, लेंथ बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन की छोटी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी होती है। देखो ये कॉइल में है और ये कैसे सिर्फ एक सीधी है, स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन इसको लॉन्ग किस बेसिस पे बोला है, इसको बोला है डायमीटर के बेसिस पे। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत छोटा होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोल दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके भी 3 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। जो मैंने आपको स्टमक में बताया था कि ये किसके बीच में होता है, इसोफोगस और डुडेनम के बीच में होता है, ये बात मैंने लिखी थी, ठीक है। तो डुडेनम कौन सा पार्ट हो गया, जो यहाँ से स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना वो डुडेनम है। तो स्टमक किस किस के बीच में हो गया, डुडेनम के बीच में और इसोफोगस के बीच में, इसलिए वहाँ डुडेनम लिखा था मैंने। अब आपको डुडेनम का मतलब भी समझ में आ गया, ठीक है।
अब देखिए, जो हमें ये पता है कि मैक्सिमम डाइजेशन किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन मैं पूछ लूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहाँ मैक्सिमम डाइजेशन होता है, तो आप बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन डुडेनम में होता है, और मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो मैक्सिमम डाइजेशन तो डुडेनम में होता है और एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम किस में होता है, जेजुनम में। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर पूछ ले मतलब इस तरह से पूछ ले कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में है, ऑप्शन में अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन को टिक करोगे। अगर आपके ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन, डुडेनम, जेजुनम और इलियम वगैरह लिखा हुआ है तो आप किसको टिक करोगे, डुडेनम को टिक करोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब हम इनके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। डुडेनम क्या होता है, ये फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कौन सा होता है, डुडेनम। और ये कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये। परफॉर्म डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम सेक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड लीवर। अब ये फूड का डाइजेशन कैसे करता है, ये जो यहाँ पे लीवर और ये जो पैनक्रियाज है ना, ये एक एंजाइम सेक्रेट करते हैं। अगेन इसको हम किस में पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड में कवर करेंगे कि कौन से एंजाइम को सेक्रेट करते हैं और कैसे ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लीवर और ये पैनक्रियाज है ये एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, और उस एंजाइम को सेक्रेट करने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है डाइजेशन कर पाती है। एंजाइम सेक्रेट होने की वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन को शो कर पाती है। वो एंजाइम कौन सेक्रेट करता है, पैनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, और वो एंजाइम कौन से सेक्रेट करते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये जो लीवर है ये बाइल सॉल्ट और बाइल जूस क्रिएट करता है, ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है जेजुनम। जेजुनम क्या है, सेंटर का जो पार्ट है, ये पूरा जो सेंटर का पार्ट है ना, ये क्या है, जेजुनम है। पूरा इतना बड़ा जेजुनम है। और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो हम देखते हैं वो कौन सा है, इलियम, जो कि किससे कनेक्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट है। तो जेजुनम क्या है, सेंट्रल पार्ट। परफॉर्म डाइजेशन बाय एंजाइम सेक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल ग्लैंड। मतलब कि ये सेंटर का पार्ट है और डाइजेशन को किससे परफॉर्म करता है, ये भी एंजाइम के थ्रू परफॉर्म करता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसके अंदर भी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, तो उन ग्लैंड्स की वजह से ये जो जेजुनम है ये एब्जॉर्प्शन कर पाता है और डाइजेशन कर पाता है। ठीक है, ऑल्सो परफॉर्म एब्जॉर्प्शन बाय एंट्रोसाइट्स। अब ये एंट्रोसाइट्स क्या होते हैं, ये एक तरह से सेल होते हैं। ठीक है, जो किसको शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन परफॉर्म करते हैं। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, जेजुनम वाले पार्ट में। ठीक है, एंट्रोसाइट आपके आ सकता है कि व्हाट इज एंट्रोसाइट, तो आपका आंसर यही आएगा, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच परफॉर्म एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है इलियम। ठीक है, टर्मिनल एंड लॉन्गेस्ट पार्ट। ये कैसा है, टर्मिनल पार्ट है, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। दिस पार्ट एब्जॉर्ब दोज न्यूट्रिएंट विच आर नॉट एब्जॉर्ब बाय जेजुनम। मतलब ये उन पार्ट को एब्जॉर्ब करता है जो भी जेजुनम एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उन पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, इलियम। ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन किस में हो गया, डुडेनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस में हो गया, जेजुनम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि लार्ज इन डायमीटर। ठीक है, इट कंटेन्स स्पेशल बैक्टीरिया विच हेल्प इन डाइजेशन। ये इलियम वाला पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये इलियम वाला पार्ट किससे कनेक्ट रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। इलियम से जो भी जितना भी फूड जो डाइजेस्ट हो गया वो किस में हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो किस में आ जाएगा, अब इलियम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, उसको भी डाइजेस्ट करेगा, मतलब जितना हो सकता है उतना डाइजेस्ट करेगा, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे एनएस से निकाल देगा उसको एज अ वेस्ट। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जितना हो सकता है उतना फूड को डाइजेस्ट करता है। किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड का फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन के थ्रू वो जो फूड है डाइजेस्ट, थोड़ा वो डाइजेस्ट हो जाता है, और जो बच जाता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ
रेजिडुअल और अनडाइजेस्टेड फूड रिसीव्ड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन बाय फर्मेंटेशन। किससे डाइजेस्ट होता है वो? फर्मेंटेशन से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सिक्कम। सिक्कम क्या होता है? ये हमारा इलियम है, मतलब यहाँ पे क्या रहती है? कॉइल शेप में स्मॉल इंटेस्टाइन रहते हैं और वो कहाँ जाके ओपन होती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल वाला पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। तो ये इलियम था, अब ये किस में ओपन हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है, और जहाँ ये ओपन हो रहा है उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिक्कम बोलते हैं। ठीक है, तो सिक्कम क्या हो गया? मिडल एंड सिक्कम क्या है? प्रेजेंट नियर द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन के पास प्रेजेंट रहता है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन कौन से जंक्शन पर है? लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर है और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे प्रेजेंट है। इट रिसीव मटेरियल फ्रॉम इलियम। इलियम से मटेरियल किस में आता है? पहले सिक्कम में आता है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसका लिखा है मैंने। ठीक है, कोलोन का, असेंडिंग कोलोन का नहीं है, बेसिकली ये कोलोन का है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कोलोन। कोलोन क्या है? ये मिडल वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, पूरा यहाँ से लेके ये पूरा इतना, ये क्या है? कोलोन वाला पार्ट है। ठीक है, तो कोलोन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। असेंडिंग कोलोन यानी कि जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वो असेंडिंग कोलोन, फूड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा फिर इधर जाएगा, तो इस वाले को बोला है ट्रांसवर्स कोलोन। फिर फूड नीचे की तरफ जाएगा तो इसको बोला है डिसेंडिंग कोलोन। फिर इधर की तरफ फूड मुड़ेगा तो मुड़ने वाले पार्ट को क्या बोला है? सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, उसके बाद हमारा फूड कहाँ जाएगा? रेक्टम में जाएगा। ठीक है, अब ये रेक्टम क्या करता है? टर्मिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो भी पूरी एलिमेंट्री कैनाल हमने पढ़ी उसका टर्मिनल पार्ट कौन सा है? रेक्टम है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का भी एंड पार्ट है। एंड इट एक्ट एज अ स्टोरेज चैम्बर फॉर फीसेस। मतलब इसके अंदर जितना भी वेस्ट है वो स्टोर रहता है। ऐसा नहीं है कि मान लो जब मर्जी आए तब ये बाहर निकल जाए, नहीं, ये यहाँ स्टोर रहता है और जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ से ये धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? टेम्परेरी स्टोर रखता है किसको? वेस्ट को। एंड रेक्टम ओपन इनटू एन कैनाल। जो रेक्टम है एक एनल कैनाल में जाके ओपन होता है। यहाँ पर एक एनल कैनाल होती है, यहाँ पे रेक्टम ओपन होता है, विच ओपन इनटू एनएस। और ये एनल कैनाल है वो कहाँ पे ओपन होती है? एनएस में ओपन होती है। ठीक है, देयर आर 2 एनल स्पिंटर्स। अब इस एनल में भी 2 स्पिंटर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं? जो क्या करते हैं? फूड को बैकवर्ड मूवमेंट को रोकते हैं। स्पिंटर का काम यही था। एंड फाउंड इन एनल कैनाल, दिस मूवमेंट कंट्रोल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ठीक है, हमने जो पहले वाले स्पिंटर पढ़े थे वो क्या कर रहे थे? फूड का फ्लो रोक रहे थे, बैकवर्ड मूवमेंट रोक रहे थे फूड का। अब यहाँ तो फूड तो सारा डाइजेस्ट हो गया, क्या रह गया? वेस्ट रह गया। तो यहाँ पर ये जो स्पिंटर लगा रहता है ये क्या करता है? फूड के मूवमेंट को फूड नहीं, वेस्ट के मूवमेंट को रोकता है। मैंने बोला ना कि ऐसे नहीं है कि अपने आप ही निकल जाएगा। अगर ये स्पिंटर नहीं होता तो ये अपने आप ही निकल जाता, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बहुत प्रेशर लगता है तो ये वाला जो स्पिंटर है ये ओपन हो जाता है और यहाँ से वेस्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट के आउटवर्ड मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। तो आपको स्पिंटर का मतलब भी पता चल गया, स्पिंटर यहाँ क्या काम कर रहा है उसका पता चल गया। और उस स्पिंटर का नाम क्या है? एनल स्पिंटर। 2 एनल स्पिंटर होते हैं। ठीक है, इस एनल कैनाल में 2 एनल स्पिंटर प्रेजेंट रहते हैं। आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या है। मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड बाय बैक्टीरिया, और अनडाइजेस्टेड फूड भी इसमें डाइजेस्ट हो जाते हैं किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। और बैक्टीरिया क्या करते हैं? फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन यानी गलाने का काम, सड़ाने का काम जो होता है। ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ वेस्ट इनटू रेक्टम। रेक्टम में वेस्ट को स्टोर रखते हैं बट वो टेम्परेरी स्टोर रखते हैं। ठीक है, बाद में निकल जाता है ना वो। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फूड।
और ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये किसके फंक्शन हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन के। एक बात सपोज करो कि ये जो इलियम है, इलियम से यहाँ से फूड आया, ये सिक्कम में जाएगा। सिक्कम के नीचे एक पार्ट और होता है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड अपेंडिक्स में क्यों नहीं जाता, अगर अपेंडिक्स हमारी जो बॉडी इसी तरह से बननी होती है कि ये अपेंडिक्स में नहीं जा पाता, ये ऊपर की तरफ ही मूव करता है। बाई चांस अगर ये नीचे चला गया तो ये कहाँ चला जाएगा, अपेंडिक्स में चला जाएगा, ठीक है। अब ये अपेंडिक्स में जाके फंस गया, इसको जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। अब तो ये क्या होने लग जाएगा, ये इसका फर्मेंटेशन होने जाएगा, सड़ने लग जाएगा फूड। सड़ने भी लग गया तब भी ये बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना। बाहर कहाँ से जाएगा, यहाँ से तो बंद था, यहाँ से ओपन था इसलिए वेस्ट यहाँ से बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ से बंद है तो कहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसलिए जब भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, किसी का फूड अगर यहाँ फंस जाता है अपेंडिक्स में तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, इस अपेंडिक्स को यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ टांका वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कट हो गया यहाँ से और हमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि मेरे को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, या इस तरह से बोलते हैं ना लोग। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका फूड होता है वो यहाँ जाके फंस चुका होता है, जिसकी वजह से उन्हें पेन फील होता है। तो वो डॉक्टर्स को यहाँ से कट करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में किसी काम का तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो डॉक्टर्स यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो देखिए आज का लेक्चर आपका यहीं ख़त्म होता है। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हम उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा फूड है वो माउथ में जाता है, माउथ से वो बक्कल कैविटी में जाता है। बक्कल कैविटी में हमारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, पैलेट्स प्रेजेंट रहते हैं, टीथ प्रेजेंट रहते हैं और टंग प्रेजेंट रहती है, जो क्या बनाती है उसका रूफ, वॉल और फ्लोर, ठीक है, वो फॉर्म करती है। उसके बाद हमारा फूड फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या करती है, फूड को इसोफोगस में पहुंचाती है और एयर को ट्रैकिया में पहुंचाती है। अब फूड इसोफोगस में क्यों जाता है, ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता, ये भी मैंने बता दिया। एपिग्लोटिस की वजह से फूड इसोफोगस में जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसोफोगस है, कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को शो करता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे की तरफ स्टमक में मूव कर जाता है। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, लेकिन बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी इसोफोगस की बात कर रहे हैं। और उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये जो होता है, इसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है वो इजीली हो पाता है, ठीक है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। और स्टमक में जाने के बाद ये स्टमक से किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्टमक में भी मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, 3 पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, कार्डियक, फंडस और एक और मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद इसका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये मैक्सिमम डाइजेशन को शो करेगी। मैक्सिमम डाइजेशन शो किसकी वजह से कर पाती है, ये लीवर और पेनक्रियाज की वजह से, क्योंकि ये एक एंजाइम को सेक्रेट करते हैं और वो एंजाइम जो होता है वो किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो ग्लैंड्स और एंजाइम कौन से हैं वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम इलियम कहते हैं, वहाँ से फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है जिसे हम रेक्टम कह रहे हैं, रेक्टम में यहाँ वेस्ट कलेक्ट रहता है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है मेनली किसका एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर और मिनरल्स का। और वो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू करता है, डाइजेस्ट किसके थ्रू करता है फूड को, ये करता है बैक्टीरिया के थ्रू। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा फूड बच गया, जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाया, अनडाइजेस्टिव फूड है, वो रेक्टम में जाके स्टोर रहता है। और रेक्टम के नीचे एक स्पिंटर लगा रहता है, 2 स्पिंटर प्रेजेंट रहते हैं। कौन से, एनल स्पिंटर प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्पिंटर,
और इंटरनल स्पिंटर। ये दोनों स्पिंटर यहाँ प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं, वेस्ट के आउटवर्ड मूवमेंट को रोकते हैं कि ये अपने आप ही बाहर ना जा पाए, कोई प्रेशर लगेगा तभी ये बाहर जा पाए, इसलिए यहाँ स्पिंटर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और फिर जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमने हमारे ह्यूमन सिस्टम में पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आएगा कि इसके अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कौन कौन से एंजाइम को सेक्रेट करता है, कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस वजह से डाइजेशन शो हो पाता है। मेनली जो डाइजेशन शो हो रहा है ना, या तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा है कि एलिमेंट्री कैनाल में ये पार्ट्स रहते हैं, इन पार्ट्स को भी इन फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, इससे यहाँ से बाहर निकलता है, फूड ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। ये सब हमने अभी तक देखा है। हमने ये नहीं देखा कि डाइजेशन किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हम मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में यही देखेंगे कि जो डाइजेशन है वो किसकी वजह से हो पाता है। और मैंने आपको जब ये स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि हम जो फूड लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, प्रोटीन एंड फैट, और ये कौन सी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल फॉर्म में। इसको ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन होते हैं। तो अभी तक तो हमने इनको कन्वर्ट किया ही नहीं, कहीं किया। मैंने बताया कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होएगा, ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में। ठीक है, प्रोटीन किस में होगा, अमीनो एसिड्स में। फैट किस में होगा, फैटी एसिड में। ये वाली इसकी क्या है, सिंपलर फॉर्म है। तो मैंने आपको कहीं भी नहीं बताया कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से चेंज हो रहा है, यहाँ प्रोटीन अमीनो एसिड से चेंज हो रहा है, यहाँ फैट फैटी एसिड से चेंज, कहीं भी नहीं बताया। ये सब मैं आपको किस में बताऊंगी, ये मैं आपको बताऊंगी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में कि डाइजेशन किस वजह से हो रहा है और कैसे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया कि क्या स्ट्रक्चर है इसकी, कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।